हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी स्टडी पर स्वागत है। आज वे प्रश्न देखेंगे जो आपके 2022 और 23 के परीक्षाओं में पूछे गए, जिन प्रश्नों की बदौलत अभ्यर्थियों का या तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या फिर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न थे जो पहली बार मैंने पढ़े हैं, पहली बार देखे हैं, हो सकता है आपने देखे होंगे। इनकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। पहले देखते हैं, ISFR 2011 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है। यानी कि इसके अनुसार अभी आपके 11 फरवरी को एग्जाम हुआ, सेकंड ग्रेड का संस्कृत विभाग का ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं प्रश्न यानी कि इसके यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि मुझे लिखने में समय वेस्ट न हो। अगर लिखूंगा तो आपका ये वीडियो का समय दुगना हो जाएगा, आपका भी समय बचे। तो अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनके आंसर ढूंढना भी बहुत बड़ी चुनौती होती है पढ़ाने से ज़्यादा। यानी कि इनके आंसर ढूंढो और फिर आप यहाँ पर लिखो तो ये पढ़ाने से ज़्यादा जटिल होता है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना था। अब मुझे ये तो पता नहीं था कितना है 2021 के, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि 2019 में कितना था और ऑप्शन उसके इर्द गिर्द ही था। जैसा कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार 2021 में यानी कि कुल राजस्थान में 25 किलोमीटर के वन क्षेत्रों की वृद्धि हुई थी। और 2019 में जो राजस्थान का जो वन कुल कार्बन स्टॉक था, ये RS में पूछा गया था हमारे भी, तो कुल कार्बन स्टॉक 109 मिलियन टन था, यानी कि 10 करोड़ टन था, लगभग 11 करोड़ टन के बराबर। और अगर फिर उसमें ऑप्शन दे रखा था आपके ABC में, इसमें 11 फरवरी में, तो उसमें आपके ऑप्शन था लगभग इसके बराबर 110 मिलियन टन, यानी कि 110.77 मिलियन टन, इसके आसपास सही था। जब आपके 25 किलोमीटर की वृद्धि हुई तो ये बिल्कुल ये तथ्य यानी कि सही है कि आपके केवल कुछ मात्रा में मिलियन टन की वृद्धि होगी, क्योंकि वृद्धि हुई वनों की तो आपके मिलियन टन यानी कि कार्बन स्टॉक की वृद्धि हुई, तो आपका आंसर इसका 110.77 मिलियन टन था। और आपकी इसकी भी बात आपकी संभावना है कि इस बार आपके प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में कुल वन जो आपके कुल वन कार्बन स्टॉक है वो भारत के कितना प्रतिशत है। भारत के कुल कार्बन स्टॉक का तो आपके 1.54% वन स्टॉक है। अगर वनों की बात करें तो आपकी वनों से संरक्षण से बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपकी पूछा गया कि राजस्थान में सर्वाधिक वनों के प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं, तो आपके उदयपुर है प्रथम स्थान, दूसरे पे प्रतापगढ़ है, तीसरे पे सिरोही है और आपकी इस तरह से करौली है, यानी कि 4 क्रम से आपकी ये है। आगे बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेक्शन दिलाएंगे, यानी कि आपको अलग से आपको ऊपर निकालेंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे अभ्यर्थियों का चयन होगा ही नहीं, सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन, किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की। अब मैंने ये तो पढ़ा था कि नाथों का प्रभाव जोधपुर में था, यानी कि जोधपुर में जो मानसिंह थे, मानसिंह ने नाथों संप्रदाय की जो एक तरह से वहां पर संरक्षण दिया था। लेकिन जो मानसिंह थे, मानसिंह जालोर से ही, यानी कि प्रथम जालोर में था, जालोर से वो कहाँ लेके गए थे, जोधपुर में लेके गए थे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इस नोट कर सकते हैं या फिर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं जिससे आपको इसका और अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद में आपको पता है कि जयपुर के जो शासक थे पृथ्वीराज कछुआ, उन्होंने एक इनके प्रयासों से यानी कि कृष्णदास पय्यारी, आपने नाम सुना होगा, कृष्णदास पय्यारी के प्रभाव में आ गए थे। और प्रभाव में आने के कारण पृथ्वीराज कछुआ जो इसके प्रभाव में आने के कारण, क्योंकि रामदास के भक्त थे, तो कृष्णदास पय्यारी के प्रभाव में आने के कारण पृथ्वीराज कछुआ ने नाथ संप्रदाय का जयपुर में प्रभाव समाप्त कर दिया। और फिर इनके प्रयासों से कृष्णदास पय्यारी ने राजस्थान के जयपुर में जो गलता है, गलता में ही यहाँ पर रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। अब आपकी क्वेश्चन एक और बन सकता है, जैसा कि जो आपकी गलता है, गलता में आप देखोगे तो गलता में 2 स्थान है, यानी कि आपके क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि रामानंदी संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय दोनों का मुख्य तीर्थ स्थान कौन सा है, तो गलता है। अगर आपके जैसे उत्तर तोतरादी बोलते हैं इसको गलता को, और राजस्थान का बनारसी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आपको देखना है। जैसे अगर देखें तो भारत में रामानंद की जो प्रमुख पीठ है वो है बनारस में, इसलिए इसको राजस्थान का बनारस कहते हैं, किसको, गलता को, क्योंकि राजस्थान में प्रमुख पीठ यही है। इसी तरह तोतारदी की बोले, तोतारदी तमिलनाडु में है जहां पर रामानुजाचार्य की पीठ की स्थापना हुई थी। इसी तरह उत्तर में गलता है तो इसके कारण इसको उत्तर तोतारदी भी बोलते हैं। अगर RS में लिखते हैं तो इसकी व्याख्या करनी पड़ती है, तो व्याख्या करने के कारण ही इनके विस्तार से उनको देखना पड़ता है। अगला, अनवट, अनोठा,
जरा, पोलरा शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? अब मैंने पहली बार देखा ये अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा, ये जैसे तेमनिया है आपके जो बहुत सी बार जो आपके लाछन में पहने जाते हैं, ये बहुत से पढ़ा है, लेकिन ये मैंने पहली बार पढ़ा है, तो इसको मैं आपको बता दूं। इसका आंसर मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर मुझे पता है, पोलरा। पोलरा में मैंने पढ़ा है, पोलरा से इसका पाँव में पहना जाता है, तो इसके आंसर भी मुझे पता है। तो अनवट, अनोखा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग में? तो मुझे एक पता है, तो एक से मुझे पता लग गया कि चारों ही किसमें? पाँव में। तो आपको ध्यान रखना है, अनवट, अनोठा और जरा भी पाँव में ही पहना जाता है। अगला, वस्त्र रंगने की मलेगिरी पद्धति में किस रंग का प्रधानता होती है? ये सब आपकी प्रश्न बता रहा हूँ, ये पहले आपके अभी जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ परसों के दिन, उसके ही बता रहा हूँ आपको। तो ये प्रश्न आपके पूछे गए थे कि वस्त्र रंगने की मलेगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो इसमें भूरे रंग की प्रधानता होती है। और इसी से संबंधित आपको पूछा गया था एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो बाड़मेर की जो मलिर प्रिंट है, मलिर प्रिंट में किस रंग की प्रधानता होती है? तो वह कतई रंग की प्रधानता होती है। आपके जैसे जाजम प्रिंट हो गए या फिर अकोला से पाए हो गए, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है वो। अगला, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है? नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन थे। मैंने 4 ऑप्शन से बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन से ही आपके अधिकांश दोबारा प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके 4 ऑप्शन से आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। कैसे? जैसे पहला ऑप्शन था ए पलहन, दूसरा था जिंदत सूरी, तीसरा था सुमतिगण और चौथा था राजशेखर सूरी। तो इसके नेमिनाथ बारहमासा में 4 ऑप्शन थे आपके पेपर में, तो पलहन, जिंदत सूरी, सुमतिगण और राजशेखर सूरी। तो नेमिनाथ बारहमासा की रचना की थी पल्लन के द्वारा, लेकिन आपके आ सकता है कि नेमिनाथ रासो की रचना किसने की? नेमिनाथ बारहमासा किसकी? पल्लन ने। और नेमिनाथ आपके पूछता है कि नेमिनाथ रासो की रचना किसने की? तो सुमिति गण ने। ये पल्लन जैन कवि थे, यानी कि आपके जैन कवि जो आपके पढ़ा होगा चालुक्य, गुजरात के जो चालुक्य थे, उनके प्रभाव में राजस्थान में आए थे। तो पल्लन ने नेमिनाथ बारहमासा की और नेमिनाथ रासो की सुमिति गण ने, और जिंदत सूरी ने उपदेश रसायन की रचना की थी। किसकी? उपदेश रसायन की। इसी तरह राजशेखर सूरी ने, जो आपको जानते हो महेंद्र पाल थे, यानी कि उनके समय थे, तो जिन्होंने बहुत से आपने बहुत प्रसिद्ध रचनाएं थी जो मैंने यहाँ लिख दी है। बाल रामायण, कपूर मंजरी, विशाल मंजिका, ये इनकी रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अब कूदन तो बहुत फेमस है, मैंने आपके सेकंड ग्रेड की जो मैंने कोर्स दिया था आपको अंतिम समय का रिवीजन का, पूरे का क्वेश्चन वहां से मिल गया था। मेरे कमेंट भी आया सर ये क्वेश्चन आपके इसमें मिल गया है, तो मिलना ही था क्योंकि आरबीएसई बुक से था, आपकी 10वीं की बुक से, तो आएगा इसे। तो कूदन, अब आपको पता है कूदन की घटना आपके स्पष्ट दिया हुआ है शिखर किसान आंदोलन से संबंधित थी, क्योंकि आपके कटरातल के 1 वर्ष बाद, यानी कि जैसे कटरातल की जो घटना हुई थी 25 अप्रैल 1934 को हुई थी किशोरी देवी के समय। किशोरी देवी के जो पति थे हरदयाल, तो किशोरी देवी ने 10,000 महिलाओं के साथ एक विशाल आमसभा की थी। तो वो कटरातल के 1 साल बाद, जैसे 25 अप्रैल 1934 को कटरातल की घटना हुई शिखर में, उसके 25 अप्रैल 1935 को ही, यानी कि 25 अप्रैल और 25 अप्रैल। अब आपके पूछ सकता है कूदनी घटना कब हुई थी? 25 अप्रैल 1935 को। तो कूदनी घटना हुई थी, यहाँ पर करों की मांग कर रहे थे कम करने के लिए किसान, तो किसानों के ऊपर यहाँ पर कैप्टन वेब के द्वारा गोली चलाई गई थी। तो ये घटना हुई थी सीकर में। ठीक है, चारण चर्चाएं का संबंध किससे है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपके पेपर में 4 ऑप्शन थे। ठीक है, पहला ऑप्शन था चारण उत्सव, दूसरा था चारण लोकगीत, तीसरा था चारण आख्याएं और चौथा था करनी माता की स्तुतियां। अब आपके, मुझे भी नहीं पता या आपको नहीं पता, क्योंकि मैं भी कोई कहीं से नहीं हूं, मैं भी विकिपीडिया पर देखता हूं या गूगल पर सर्च करता हूं, वहां पर जो मुझे क्वेश्चन नहीं आते, तो मुझे भी बहुत से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैंने एक देखा है, तो इसमें देखा ये, तो मुझे पता लगा कि आपके चारण ABC में चारण 3 ऑप्शन थे, और चौथे ऑप्शन में करनी माता की स्तुतियां एक अलग था। तो मैंने अधिकांश पैटर्न देखा परीक्षाओं का, ये सेकंड ग्रेड का प्रश्न है, तो इसमें देखा कि बहुत सी बार ये होता है कि आंसर वही सही रहता है जो 4 ऑप्शन में से एक अलग रहता है। तो इसमें भी ये था कि इसमें 4 ऑप्शन में से 3 तो समान लग रहे थे, चारण उत्सव, चारण लोकगीत, चारण आख्यायिकाएं, तो इसमें एक ऑप्शन थोड़ा अलग था। यानी कि मुझे अगर चांस लेना होगा तो मैं इस पे ही चांस लूंगा, और आपसे भी बोल रहा हूं कि अगर आपको भी अगर जैसे तुक्का लगाना हो तो आप एक अलग जो ऑप्शन है उस पर तुक्का लगाने की कोशिश करें। करनी माता की स्तुतियां,
अब कन्नी माता की स्तुति यानी कि ये भक्ति गीत है। चर्चा क्या होती है? भक्ति गीत, यानी कि चारण जाति की जो होता है जो भक्ति गीत। और आपके ये भी आ सकता है कि राजस्थान का सबसे लंबा भक्ति गीत किस माता का है? तो आपके जीन माता का है। अगला क्वेश्चन है कि सुरतोष के लेखक कौन है? यानी कि सुरतोष के लेखक कौन है, भी आपके सेकंड में पूछा गया है। तो इसका आंसर है सोमेश्वर, जो प्रख्यात जैन कवि थे। इनकी दूसरी रचना है कीर्ति कौमुदी, यानी कि कीर्ति कौमुदी भी सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। अब वो क्वेश्चन है जो आपके या तो रैंक डिसाइड करेगा या आपको लाखों बच्चे के नीचे धकेलेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी ने लगभग गलत किया है। कौन सा? अढ़ाई दिन का जोपड़ा का पहले किस नाम से जाना गया? अब मैंने यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए ताकि आप देख सके, नहीं तो आप बोलोगे सर ऐसे हमें पता था। तो पहले ऑप्शन देखिए, सरस्वती पाठशाला, सरस्वती मंदिर, सरस्वती विद्यापीठ और सरस्वती आश्रम। अब अधिकांश ने क्या आंसर लगाया इसका लगाया सरस्वती पाठशाला, यानी कि इसका आंसर बिल्कुल गलत है पाठशाला। इसका आंसर था सरस्वती मंदिर, क्योंकि आपके पता है विग्रहराज ने 1153 में वहां पर एक पाठशाला की स्थापना की थी जिसका नाम था संस्कृत पाठशाला, न कि सरस्वती पाठशाला। बाद में संस्कृत पाठशाला को कंठभरण विद्यालय भी कहा गया। तो कंठभरण का मतलब क्या होता है? जो कंठ यानी कि जो वीणा वादनी होती है सरस्वती, तो सरस्वती के आधार पर ही इसका नाम दिया गया सरस्वती मंदिर। यानी कि स्थापना किसी की थी? संस्कृत पाठशाला की, और इसका नाम दिया गया सरस्वती मंदिर। बाद में सरस्वती मंदिर कहा गया, न कि सरस्वती पाठशाला। संस्कृत पाठशाला थी, न कि सरस्वती पाठशाला। ये क्वेश्चन आपको नीचे डुबोने वाले होते हैं, तो इन पर आराम से देखिएगा। अगला है हमीर रामायण के रचयिता कौन है? अब हमीर रामायण के रचयिता कौन है? तो इसके नाम है पद्मनाभ। अब आपको बताया पद्मनाभ, बहुत सी बार बता दिया। ये इन्होंने कानड़े प्रबंध की भी रचना की थी। कानड़े प्रबंध जो डिंगल भाषा में लिखा गया है, जहां पर जालोर के शासक जो कानड़ देव है और अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये 10 क्वेश्चन थे। ये 10 क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड से संबंधित थे जो अभी आपके आयोजित हुए हैं इस बार। अब आपके ऐसे प्रश्न है जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड में या CAT या फिर आपके वनरक्षक वनपाल की, जिनमें अनेक प्रश्न ऐसे थे जो आपके पहली बार पूछे गए, जो आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपको उन प्रश्नों को तैयार करना है। और बहुत से जैसे मैं क्या बड़े बड़े जो चैनल है, यूट्यूब के चैनल, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान है, वहां पर भी जाकर बच्चे बहुत अनल गनल बातें करते हैं, बेवकूफ जैसी बातें करते हैं। तो मेरे चैनल में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेवकूफ जैसी बातें करते हैं। पता नहीं इतने छोटे सब्सक्राइब होने के बाद भी, इतने कम सब्सक्राइब होने के बाद में, नया चैनल होने के बाद में इतनी ईर्ष्या क्यों? तो इस ईर्ष्या के लिए मेरा एक ही जवाब है कि आपको इस चैनल को, इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना होगा, आपको इसको अधिक से अधिक शेयर करना होगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और उनके ईट का जवाब हम पत्थर से देंगे, यानी कि हम और अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो अपने प्रति आलोचनाएं करते हैं उनको एक तरह से हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारी पढ़ाई के माध्यम से उनको करारा जवाब देंगे। और आने वाले वीडियो में मैं 10 की जगह 20 क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब आपके पास अंतिम माह शेष है, तो आपको एक स्मार्ट रणनीति और स्मार्ट पढ़ाई आपको करनी होगी और उसे आगे बढ़ने के लिए। आपके 50 नंबर का टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान या शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम या सामयिक विषय। तो इसमें से आपके मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस तरह से आपको डायरेक्शन में चलना है। पहले तो आपको फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती हुई थी अभी 2022 में, तो उसमें आप देखोगे तो उसके पेपरों में अलग अलग टाइप से आपके निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्वेश्चन पूछे गए, उनको देखना। और आपके रिट प्री में और 2021 की जो आपकी कैंसिल हुई थी, रद्द हुई थी, उसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों को देखना। यानी कि आपके लेवल डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन किस स्तर से पूछे जाएंगे। नहीं तो आपके टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, आपके अन्य माध्यम से आपके बहुत सी PDF आएगी, बहुत से नोट्स आएंगे, तो आप अलग अलग पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या ध्यान देना है, आप देखोगे किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस तरह से आपको अपनी स्मार्ट रणनीति करनी है। देखो, आपकी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में आपके पूछे गए थे कि RTI अधिनियम की धारा 25, यानी कि RTI अधिनियम 2009 की जो धारा 25 थी वो किससे संबंधित थी? ठीक है, कौन सी में? व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया था। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि धारा क्या है, अध्याय क्या है। आपको बता दूं कि आपके राजस्थान वाला दिया गया है, राजस्थान सरकार ने 2011 में इसको संशोधित किया गया। अगर आपको बात करूं तो राजस्थान में बात करें तो आपको किस तरह से याद करना है, जैसे 9, 10, 11 याद हो जाएगा आपको। तो राजस्थान में 2011 में RTI अधिनियम लागू हुआ था। तो 2011 में बात करें तो आपके 9, 10, 11
यानी कि जो 2011 में पारित हुआ था उसमें राजस्थान में कुल अधिनियम में 29 धाराएं हैं, 9 से 9, 10 अध्याय है, 10 से 10 अध्याय, 11 से 2011, यानी कि 2011 को लागू हुआ, यानी कि 10 अध्याय 29 धाराएं हैं, यानी कि 9, 10, 11। इसी तरह भारत की बात करें, भारत में 2009 में जो आरटीआई अधिनियम बना था उसमें 7, 8, 9 इस तरह से आपको याद रखना है, यानी कि 7, 8, 9, यानी कि 7 से 7 अध्याय हैं, 8 से 38 धाराएं हैं और 9 2009 में बना था। तो इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है क्योंकि आपके पूछ सकता है। इसी तरह आपसे पूछा गया आरटीआई अधिनियम 2009 के अध्याय 4 का किस क्षेत्र से संबंध है, यानी कि अध्याय 4 का संबंध किस क्षेत्र से, तो इसमें जैसे आपके अधिनियम 25 की धारा संबंधित है, छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। इसी तरह आपके अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है। अब आपको एक और आप गलती करोगे क्योंकि आप वहां जल्दीबाजी में जो क्वेश्चन करोगे तो वहां आपको ध्यान रखना है कि आपके अध्याय पूछा है, धारा पूछिए। आपको यहाँ ध्यान देना है कि अध्याय 4 न कि धारा 4। अगर आपके धारा 4 पूछता तो इसमें आपका गड़बड़ी होती क्योंकि धारा 4 तो आपके पूछा गया है कि ऐसे बच्चे तो ड्रॉप आउट है, उनको अगर उनकी आयु 10 साल है तो उनको कक्षा 5 में सीधा ही प्रवेश दिया जा सकता है। इसी तरह आरटीआई अधिनियम 2009 कब लागू किया गया, देखिए 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, यानी कि आरटीआई अधिनियम 2009 कब लागू किया गया, पूरे के पूरे क्वेश्चन के वही हैं, मैं पूरा आपको बता दूंगा। यानी कि आपको आसपास ही देखना है, राजस्थान में कब लागू किया गया ये भी आपको देखना है। इसी तरह अब आपके यहाँ थोड़े क्योंकि स्तर के अनुसार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखिए रिट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और फर्स्ट ग्रेड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए 1ली से 5वीं कक्षा यानी कि प्रारंभिक कक्षा आपके 2 अलग अलग है, एक है प्रारंभिक कक्षा, एक है उच्च प्राथमिक कक्षा, यानी एक तो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक, एक है उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक। अब आपके पूछा गया है 1ली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच विद्यार्थी है तो आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है आपके। तो इसमें कहा गया है कि 61 से 90 के बीच में, तो इसमें आपके 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, आप सभी को पता है। अगर यहाँ 5 से 6 से 8 आता तो यहाँ अलग आपके पूछा जाता है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि 30 तक कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, आपके 100 से कितने अध्यापकों की आवश्यकता है। इस तरह से आपको यहाँ पर एक सारणी बनानी है, उसके आसपास इस क्वेश्चन के आसपास जो मैंने आपके नोट्स में बना दी है। इसी तरह आरटीआई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा एक कहती है कि प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वो अपने बालक की प्राथमिक शिक्षा के लिए आसपास के विद्यालय में प्रवेश कराए। यानी कि कौन से अधिनियम में कहा गया है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बालक की प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय में उसको प्रवेश कराए, तो धारा 10 में ये कहा गया है। ठीक है, इस धारा को आपको मेन इंपॉर्टेंट धारा आपको यहाँ पर लिख लेनी है। इसी तरह आपको पूछा गया आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 29, धारा कौन सी 29 की उपधारा 1, 29 की उपधारा 1 के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किस संख्या को प्रारंभिक शिक्षा, किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रविधि को निर्धारित करने के हेतु अधिकृत किया गया है, तो एनसीईआरटी को अधिकृत किया गया है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट ग्रेड में। अब आप रिट में देखोगे तो इस तरह से पूछे गए थे आपके, यानी कि इनके आसपास आपके क्वेश्चन बनाने हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको वहां बैठेंगे, यानी कि आपके 4 से 5 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बिल्कुल आपके सही होंगे। जैसे आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह घंटे कितने हैं, ये क्वेश्चन आपके 2 बार पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ। एक तो आपकी जो रिट 2021 में हुई थी, जो आपके निरस्त हुई थी, एक बार पूछा गया आपके प्री में, यानी कि 2 बार क्वेश्चन पूछा गया ये कि कौन से में, यानी कि कितने घंटे सप्ताह में, कितने घंटे 45 घंटे। जैसे आपके दिया गया है कि किस विद्यालय के लिए कितने कार्य दिवस होंगे, 200 दिन होंगे या 180 दिन होंगे, कौन सी कक्षा के लिए, ये आपको यहाँ पर बनाना है। इसी तरह आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अध्यापक का अनुपात होना चाहिए। अब फिर यहाँ पूछा गया, देखिए आपको ध्यान देना है प्रश्न की प्रकृति पर। जैसे आपको की पॉइंट पकड़ना है कि की पॉइंट पर ध्यान देना है, जैसा कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय में पूछा है तो 30:1 अनुपात इसमें होना चाहिए। इसी तरह आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है, प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है। आप यहाँ देखोगे पूरे क्वेश्चन आपके प्रारंभिक शिक्षा से पूछे जा रहे हैं, न कि उच्च प्राथमिक शिक्षा से। तो यानी कि 1ली से 8वीं कक्षा का अर्थ है, यानी कि आपको यहाँ ध्यान देना है प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है। आपके जो सही आंसर माना था वो माना था कक्षा 1 से 8वीं तक, न कि 1 से
5वीं तक। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी कि आरटीआई अधिनियम में आपके दिया गया है कि पहली से 8वीं कक्षा तक, न कि 1 से 5वीं तक। ठीक है, इस अधिनियम में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये अधिनियम कक्षा जो आपके जो बना है, ये अधिनियम कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक कक्षा के लिए ही बना है। इसी तरह आरटीआई अधिनियम में किस आयु समूह के बालकों के लिए है, किस आयु समूह के बालकों के लिए, तो ये 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बालकों के लिए है। लेकिन बात करें इसमें अपवाद है, अगर कोई ऐसा बालक यानी कि जो विकलांग है उसके लिए आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अब आपके पूछा गया था एक बार क्वेश्चन रिट में कि कर से किस विषय का सूची मतलब किस सूची का विषय है, तो आपको उसमें आंसर था। तो इसी तरह आपके पूछा जा सकता है कि शिक्षा किस विषय का विषय है, तो इंदिरा गांधी के समय 42वां संशोधन किया गया 1976 में, तब शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। स दोनों में स है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और मैंने नोट्स बनाए हैं, और जो आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी 4 जनवरी से, मतलब फरवरी से 4 फरवरी से स्टार्ट होगी, जिसमें हम आपके कुल 5 टेस्ट लेंगे, उसमें सब डाल देंगे, और आपके लिए जो अंतिम कोर्स है वो भी आपको दे देंगे। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें दिया हुआ है आपके, जैसे पहली कक्षा की प्रवेश आयु कितनी है, 5 वर्ष है। इसी तरह आपके दिया हुआ है अगर कोई अभ्यर्थी टीसी मांगता है तो कितने दिन के अंदर उसको टीसी देनी होगी, तो एक विद्यालय को 7 दिन के अंदर टीसी देनी होगी। इसी तरह वर्तमान में जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम है, उसमें केंद्र और राज्य कितने कितने खर्च कर रहे हैं, तो अगर मान लो 100 रुपए हैं तो 60 रुपए तो केंद्र सरकार और 40 रुपए की राज्य सरकार, यानी कि 60.40 का अनुपात है। इसी तरह आपके आएगा कि जैसे मान लीजिए पालघर योजना क्या है, पालघर योजना क्या है, तो पालघर योजना का मतलब है कि ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 3 से 6 मतलब जो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच में उनकी पढ़ाई के लिए पालघर योजना चलाई गई है, जिसे कक्षा नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में इन के लिए ये चलाई गई है, जो मैंने नोट्स आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिए हैं व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर। इसी तरह आपके इसमें मैंने बनाया है कि साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार की, यानी कि साक्षात्कार किसी तरह से नहीं लिया जाएगा। अगर कोई विद्यालय साक्षात्कार लेता है तो उस पर फीस का 10 गुना जुर्माना लिया जाएगा। कितना गुना? 10 गुना जुर्माना लिया जाएगा। इसी तरह आपके पूछा गया है अगर कोई विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 लाख 10 1 दोनों एक ही है, तो 10 1 इस तरह से आपको मैंने पूरा दे दिया। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कार्य दिवस कितने हैं, प्राथमिक सबके पास नोट्स है, तो आप पढ़ लीजिए। इनके आसपास में लिख दूंगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बनाने हैं, ये आपको देखने हैं। यानी कि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। और ये जो क्वेश्चन जैसे मनोविज्ञान के मैं लाऊंगा आपके लिए, शैक्षिक प्रदर्शन के मैं लाऊंगा आपके, यानी कि आपका पूरा कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा। मेरे वीडियो जब भी आएंगे जब मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये आपके लिए अच्छा है, तभी आएंगे, बाकी ऐसे वीडियो नहीं आएंगे। यानी कि मुझे लगेगा हाँ कि आपके लिए ये वीडियो अच्छा है, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि इनके आसपास ही आपको क्वेश्चन बनाने। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे आपके रिट मुख्य परीक्षा में आपके टॉपिक जुड़ा हुआ है राजस्थानी भाषा का, और इसमें क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख साहित्यकार, संत साहित्य, लोक साहित्य आपके दे रखे हैं 4 टॉपिक। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं 2022-23 की जो प्रमुख कृतियां आपके चर्चित रही, जिनमें से आपके 2 से 3 अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें से आपके जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी आपकी प्रमुख कृतियां हैं राजस्थानी भाषा की। पहली है पचरंग चोला पहर सकीरी। इसकी रचना की थी माधव हाड़ा ने, और इनको 32वां बिहारी पुरस्कार भी मिला था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये पचरंग चोला पहर सकीरी मीरा के जीवन पर आधारित पुस्तक थी, इसको भी ध्यान रखना है आपको। दूसरी थी हम यहाँ थे। ये पुस्तक है मधु काकरिया की, जिनको 31वां बिहारी पुरस्कार मिला था, और ये कोलकाता के महानगर के ऊपर ये पुस्तक थी। इसी तरह कुआ पुस्तक लिखी मीनाक्षी बोराना, जिनको आपको भी ध्यान रखना है कुआ का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, तो सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। अगली पुस्तक है अलेखू अम्बा पुस्तक लिखी थी कमल रंगा ने। कमल रंगा कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के रहने वाले हैं। और अलेखू अम्बा, आप जानते हो अम्बा कौन थी? महाभारत के पौराणिक पात्र अम्बा, वो एक महिला थी, महाभारत में एक पात्र थी अम्बा, उस पर ये आधारित है, यानी कि महाभारत के पौराणिक पात्र अम्बा पर आधारित है। और इसको
अलेखू अंबा को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में मिला है। यानी कि एक क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अगली है मुक्ति, जो बहुत ही फेमस रही, बार बार पूछी गई। मिटेश निर्मोही के द्वारा इसको लिखा गया है और मिटोश निर्मोही जोधपुर के रहने वाले हैं। इनको राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी 2021वां पुरस्कार मिला था। 2021वां और 22वां किसको मिला था? कमल रंगा को। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं संस्कृत री सनातन ट्रेड। संस्कृत री सनातन ट्रेड भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ये लिखा था भवन सिंह सामोर के द्वारा। ये सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले हैं और इनको 2020 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि मैंने 3 पुस्तकें लिख दी, 20, 21, 22 जो मिला था आपको। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली बात करते हैं अगली पुस्तक की जो आपके चर्चित रही थी, काला मन। काला मन लिखी थी राजेश कुमार व्यास ने, जिसका पुस्तक का विमोचन राज्यपाल के द्वारा किया गया। आप क्या सकता है यहाँ पर, काला मन जो पुस्तक राजेश कुमार व्यास के द्वारा लिखी गई उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? सीएम अशोक गहलोत या राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्यपाल के द्वारा इसका विमोचन किया गया। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण, टिड्डी नियंत्रण के 2021 में बहुत ही महामारी के रूप में पश्चिमी राजस्थान में थी। तो इस पुस्तक को लिखा था लालचंद कटारिया, ये राजस्थान में मंत्री भी है। उमादे लिखी है फतेह सिंह बाटी ने। फतेह सिंह बाटी को जयपुर साहित्य सम्मान भी दिया गया। यानी कि आपकी आवश्यकता है कि किस कवि को या किस पुस्तक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है फतेह सिंह बाटी को। इस तरह से हेली रमाई लिखा था संजय पुरोहित ने। संजय पुरोहित को 2021 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया। यानी कि अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार 2021 को किसको दिया गया? संजय पुरोहित को। इनकी रचना थी हेली रमाई। अगली है अखुट तासलो। अखुट तासलो इनकी ये रचना है मदन गोपाल लड्डा की। मदन गोपाल लड्डा ने अखुट तासलो की रचना की और इनको 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है राजस्थान में, राजस्थानी भाषा के लिए। तो 21 का किसको दिया गया? संजय पुरोहित को। 22 का किसको दिया गया? मदन गोपाल लड्डा को। इसके बाद में पत्रिका समूह हर साल वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा करता है। जो जापलमल शर्मा स्मृति के संबंध में, जो इनके संस्थापक थे पत्रिका समूह के जापलमल शर्मा, इनकी स्मृति में 2 जो वार्षिक पुरस्कार दिए गए। कहानी में जो दिया गया व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व किसकी रचना है? महेश कुमार की। और काव्य कृति में दिया गया एनान। एनान आपके पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एनान किसकी है? आशीष पुरोहित की रचना है। इसी तरह अन्य चर्चित पुस्तकें जो आपकी इस साल में बहुत चर्चित रही, उनको भी एक बार देख लीजिए ताकि आपके यहाँ से क्वेश्चन बैठ सकता है। जैसे ऐसे बनते हैं आर.एस. टॉपर, बागचंद बदाल, इसको मुख्य सचिव ने विमोचन किया था इसका। घर से वन तक, दीप नारायण पांडे। मछलिया रा आंसू, विश्वामित्र दातिच। राजस्थान लोकाभित्य के आयाम, पन्नाराम मेघवाल। ये फोक डांस ऑफ राजस्थान का अनुवाद है। कौन से? राजस्थान लोकाभित्य के आयाम, यानी कि फोक डांस ऑफ राजस्थान का ये अनुवाद है। ये आपके 2022 की जो चर्चित पुस्तक है। बाकी आपके साहित्य जैसे पहले जिसे किसने लिखा, टेसीटोरी ने लिखा या फिर डिंगल का, जो भी आपके थे वो आपकी जो चलती आ रही थी वो अलग साहित्य है और ये नवीनतम साहित्य है जो आपके चर्चित रहा था। तो उम्मीद है हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है रिटन मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें भी आप बहुत सी वीडियो बना दी हैं और लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पर आपके डाल देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि आपको रिट में जितने भी पूर्व वर्षों में 2011 से लेकर 2022 तक जितने पेपर हुए उन सभी पेपरों के प्रश्नों को आपको देखना है और उनके आसपास के प्रश्नों को भी आपको देखना है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन वहाँ से ही उठते हैं। और मैंने कोशिश की है कि उन प्रश्नों को आपको यहाँ पर हल कराऊँ और आपको यहाँ पर ही इसी क्लास में आपको याद करवा दूँ। देखना आपको किस तरह से इन प्रश्नों को तैयार करना है। पहले 2011 की बात करूँ तो आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए, आपके कृषि वाला टॉपिक है, यानी कि आपके पूछा जाता है कि राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में। इसके बाद में अब आपको ये देखना है कि प्रमुख फसलों के उत्पादक जिले कौन कौन से राजस्थान में, क्योंकि आपको पता है कोटा, बारा, बूंदी ये राजस्थान के सोयाबीन उत्पादक प्रमुख जिले हैं। लेकिन अब आपको देखना है, समझना है किस तरह से। जैसे गंगानगर में दो बार ग है, तो गेहूं में भी ग है, गन्ना में भी ग है, दोनों में 2 बार ग है। तो गेहूं और गन्ना के उत्पादन में गंगानगर प्रथम स्थान रखता है राजस्थान में, और गन्ना के उत्पादन में बूंदी का क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, उत्पादन में नहीं, केवल क्षेत्र की दृष्टि से।
अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में जो ग वाले हैं वो ग वाले नहीं आएंगे, वो दूसरे आएंगे। कौन कौन से? कपास और चावल। कपास और चावल के उत्पादन में हनुमानगढ़ सर्वाधिक स्थान रखता है, इनकी प्रथम स्थान रखता है राजस्थान में। और इसमें चावल में सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में बांसवाड़ा में है। अब आप देखोगे बूंदी में भी ब है और बांसवाड़ा में भी ब है, यानी कि बूंदी क्षेत्र सर्वाधिक रखता है किसमें? गन्ना में। और चावल में सर्वाधिक क्षेत्र कौन रखता है? बांसवाड़ा। दोनों में आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से गंगानगर हनुमानगढ़ ऊपर है और बूंदी बांसवाड़ा दोनों नीचे हैं और ब है। अब देखिए आंवला नर्सरी, राजस्थान की एकमात्र आंवला नर्सरी कहां पर है? अजमेर में है। इस कारण सर्वाधिक आंवला का उत्पादन में कौन करता है? अजमेर ही करता है। इसी तरह तंबाकू बाजार में प्रतिबंध है, यानी कि बहुत सी बार सरकार क्या करती है कि तंबाकू को बाजार में प्रतिबंध कर देती है बेचने पर। तो आपको ध्यान रखना है तंबाकू और बाजार से बाजरा, बाजार से बाजरा, यानी कि तंबाकू और बाजरा के उत्पादन में सर्वाधिक स्थान किसका है? कौन से जिले का है? तो अलवर जिला इसमें प्रथम स्थान पर है। इसी तरह मतिरे का राड़ का युद्ध, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मतिरे की राड़ का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो बीकानेर और जैसलमेर रियासतों के बीच में हुआ था। तो आपकी इस तरह से पूछ सकते हैं कि मतिरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो बीकानेर इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, मतिरे का। आगे बात करूं देशी रियासतों में बात करूं तो सिरोही में चाकू प्रसिद्ध है। और इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप कि चीकू और चावला दोनों में च है, सिरोही और सीकर में भी दोनों में स है। तो चीकू के उत्पादन में सिरोही का प्रथम स्थान है और चावला के उत्पादन में सीकर का प्रथम स्थान है। इसी तरह मक्का का सरा, आपने सरा खाए होंगे, भुट्टा खाए होंगे। तो भुट्टा हमेशा मक्का की फसल के आते हैं, तो उसको बोलते हैं अपनी देसी भाषा में सरा। तो मक्का के सरा आते, स से क्या बनता है? साइलेज। अगर आपसे पूछे कि साइलेज नामक चारा किस फसल से बनता है? तो साइलेज नामक चारा मक्का की फसल से बनता है। ठीक है। इसी तरह आप याद कर सकते हो कि अनाथ को पालना चाहिए, यानी कि अनाथ को पालना चाहिए। तो अनाथ से क्या बन रहा है? अना से अनार, त से तिल और पालना से प से पाली, यानी कि अनार और तिल के उत्पादन में पाली का प्रथम स्थान है। इसी तरह गोचनी, अगर आपके क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी फसलों का समूह गोचनी में शामिल है? क्योंकि राजस्थान में बहुत फेमस है कि गोचनी में कौन सा फसलों का समूह शामिल है। तो देखिए गेहूं और जौ दोनों बिल्कुल समान है, यानी कि गेहूं और जौ बिल्कुल समान दिखते हैं। इनकी फसल देखोगे, इनका दाना देखोगे तो बिल्कुल समान दिखेंगे। तो गेहूं और जौ और च से चना, यानी गो से तो गेहूं, च से चना, यानी कि गेहूं, चना, जौ, ये तीन फसलें इसमें शामिल होती है गोचनी में। आगे देखिए कोटा में आपको पता है कि अलनिया बांध है, बहुत फेमस बांध है, जहां पर राजस्थान के प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अलनिया से क्या याद करोगे? अलसी का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है कोटा में। अफीम और आम का चित्तौड़गढ़ में उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये तो हुआ आपके फसलों से संबंधित। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपके सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले। इस तरह से हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? तो अब देखिए इसमें, अब अरावली के बारे में आप सभी को चोटियां मालूम है कि अरावली कौन कौन चोटियां हैं। गुरु शिखर सर्वाधिक ऊंची चोटी है, शेर है, जरगा है, जो भी आपको अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जितने भी मोरा गजी, जो भी आपको चोटियां सब याद है। लेकिन इसके आसपास से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? मैं आपको नए क्वेश्चन बता रहा हूं जिनको आपको याद करना है। जैसे आपके पूछ सकता है कि गुरु शिखर कौन से पठार पर है? आपको पता है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, यानी कि सबसे ऊंचे पठार पर ही सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है आबू का पठार और आबू के पठार पर ही राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है बोरनाट का पठार और उस पर जरगा चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसी के बाद में आपको अरावली के बारे में ध्यान रखना है कि अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, यानी कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है और इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। कैम्ब्रियन में क है और क्वार्टजाइट में भी क्या है? क, यानी कि अरावली की जो मुख्य श्रेणी बनी है जो किसकी चट्टानों से बनी हुई है? तो अरावली की जो चट्टानें बनी हुई है वो क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसी तरह
आपके मरुस्थल में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके भौगोलिक विभाजन है राजस्थान के भूगोल में। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जैसे पलाया और इर्ग, आपको पता है कि पलाया झील है राजस्थान में मिलने वाले मरुस्थल में, और इर्ग एक मरुस्थल का प्रकार है। तो पलाया और इर्ग मरुस्थल में मिलते हैं। तो पलाया से क्या ध्यान रखोगे, पलाया में प है, प्लोइस्टोसिन में प है, इर्ग में ई है, तो इयोसिन में भी ई है। यानी कि प्लोइस्टोसिन और इयोसिन युग में मरुस्थल में क्या था, समुद्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि प्लोइस्टोसिन काल और इयोसिन काल में रेगिस्तान में मरुस्थल के सबूत प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है। आपके बहुत सी बार हवेलियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। आपको पता है सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है और पटों की हवेली भी जैसलमेर में है। अब आपको क्या पता करना है कि सालिम सिंह की हवेली तो 9 खंडों की है और पटों की हवेली 7 खंडों की है। अगर सालिम सिंह की हवेली की बात करें तो इसके 7 खंड तो पत्थर से बने हुए हैं और 2 खंड लकड़ियों से बने हुए हैं। इस तरह से आपके 9 खंडों की यानी कि 9 मंजिला ये है। अब आपको कुछ हवेलियों को आपको इस तरह से याद करना है। बाकी एक क्वेश्चन और रह गया आपके यहाँ पर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, ये अरावली से संबंधित था। यानी कि सबसे कम विस्तार अजमेर में है अरावली का, और सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, और डूंगरपुर में देखें तो डूंगरपुर में अरावली की सर्वाधिक सघनता मिलती है। यानी कि सर्वाधिक सकेंद्रण या सर्वाधिक सघनता डूंगरपुर में मिलती है। अब आपको हवेलियों से संबंधित आपको इसके आसपास से चलने वाले क्वेश्चन आपको याद करने हैं। किस तरह से याद करोगे, देखिए पहले 80 में आगे क्या है अ, और अलवर में भी क्या है अ, यानी कि 80 खंभों की छतरी कहां पर है, अलवर में है। आपको पता है 84 खंभों की छतरी बूंदी में, तो 80 में अ है, अलवर में है 80 खंभों की छतरी। इसी तरह सांगा में स है, तो स में भी 6 में भी क्या है स, यानी कि सांगा की जो छतरी है उसमें कितने खंभे हैं, तो 6 खंभे हैं। 6 में भी क्या है स, यानी कि 6 खंभों की छतरी किसकी है, सांगा की, जो कहां पर है बसुआ में, दौसा में। इसी तरह आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोर कौवा, मोर और कौवा दो पक्षी है। मोर से बन जाता है मेहरानगढ़ और कौवा से बन जाता है कीरत सिंह की छतरी। यानी कीरत सिंह की छतरी कहां पर है, मेहरानगढ़ में। इसी तरह आप याद कर सकते हो कि मीरा के गुरु कौन थे, रैदास थे। मीरा के गुरु कौन थे, रैदास थे। मीरा कहाँ की रहने वाली थी, चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ में ही वहां पर जन्म हुआ था उसका। यानी कि ऐसे तो जन्म उसका कुड़की गांव में हुआ था, पाली में, लेकिन अगर बात करें तो उसकी जो शादी वादी जो अधिकांश जीवन रहा तो चित्तौड़ में रहा। तो चित्तौड़ में रहा तो रैदास की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो चित्तौड़ में बनी हुई है। इसी तरह सोना चांदी मोती की छतरी कहाँ पर है, तो सोना चांदी मोती की छतरी, यानी कि आप इस तरह से, यानी कि एक तरह से ये मानक है, यानी कि मोती जेवरात है, तो सोना चांदी मोती, सोना चांदी की हवेली कहाँ पर है, तो मोती से मानसर में। इसी तरह चिड़ावा, यानी कि मैंने यहाँ कम लिखने की कोशिश की है, लेकिन जो मैं प्रश्न बना रहा हूँ आपके सेकंड ग्रेड की तरह, जैसे 500%, 700%, इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी रिट में संपूर्ण रूप से 700 से 800 क्वेश्चन बनाऊं और जल्दी ही उनको कंप्लीट कर लेंगे और आपके आर्य मानुषी स्टडी ऐप में उनको डाल देंगे। फिर आप वहां से आराम से देख लेना। तो कोशिश कर रहा हूं कि पूरे के पूरे आसपास के क्वेश्चन, ताकि आपको एक बार देखो जिसमें आपके पूरे याद हो जाए और आसपास छपने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके वहां से बैठ जाए। मेरी यही कोशिश रहेगी और मैं इस पर काम कर रहा हूं। तो इसी तरह सोना चांदी की हवेली कहां पर है, मनकसर में है। इसी तरह चिड़ावा में कौन कौन से हवेली है, अब चिड़ावा में आप देखोगे तो चिड़ावा में ड है, ड से डालमिया की हवेली, व से बागड़िया की हवेली, यानी कि डालमिया की हवेली कहां पर है, चिड़ावा में। अब बागड़िया की हवेली कहां पर है, चिड़ावा में। ड और वो से दोनों बन रही है। इस तरह से आपको याद करना है। इसी तरह अगर आपके ये दोनों कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आएंगे आपके कि रामविलास गोयनका की हवेली और रामनाथ गोयनका की हवेली, क्योंकि दोनों सेम है तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रामविलास गोयनका की हवेली है चूरू में और रामनाथ गोयनका की हवेली है झुंझुनू में। अब इन दोनों में कैसे कंफ्यूज करोगे, यानी कि इसमें आपको देखना है रामविलास में न नहीं है जबकि रामनाथ में न है, और झुंझुनू में क्या है न, जबकि चूरू में न नहीं है। तो रामनाथ में न है तो झुंझुनू में क्या है न। तो न से क्या याद करोगे कि रामनाथ की हवेली कहां पर, झुंझुनू में, और न है तो न से एक और बन रही है नाथूराम पोद्दार की हवेली, यानी कि नाथूराम पोद्दार की हवेली भी कहां पर है, झुंझुनू जिले में है। इस तरह से आपके तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन किस तरह से आपको याद
करना है। ऐसे आप सीख गए होंगे कि किस तरह से आपको पर्सन लिखने हैं और उनके सामने आपको स्पेस रखना है और वहाँ आपको उसके आसपास जो पर्सन बनते हैं वो आपको लिखने हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 100 में से, यानी कि अगर आपके 100% पूछ रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में आपके 60 से 70% यहाँ से ही बैठते हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड के प्रश्नों को देखोगे या फर्स्ट ग्रेड के देखोगे, जितने भी एग्जाम हुए सब वहाँ से ही पूरे प्रश्न लिए गए हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि 2011 की जो रिट की परीक्षा हुई उससे देख रहे हैं। अभी आप देख लो यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन 2012 के भी लिए हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया है किस जिले में गोगा मेडी मेला लगता है, और इस तरह से यहाँ पर देखिए कि ददेवरा ग्राम संबंधित है, यानी कि ददेवरा ग्राम संबंधित है। दोनों क्वेश्चन सेम है, यानी कि दोनों क्वेश्चनों का संबंध किससे है, गोगाजी से है, यानी कि वही क्वेश्चन पूछे गए, केवल नाम चेंज कर दिया। इसी तरह आप देखो यहाँ पर पूछा गया है मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, और यहाँ पर पूछा गया मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यहाँ पर केवल कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लिख दिया कृत्रिम झील, बाकी क्वेश्चन वैसे के वैसे ही हैं। इसी कारण मैं वे आसपास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको ही कराता हूँ, ना तो मुझे मोटी मोटी किताबों का विश्वास, क्योंकि आप देखते हो अगर आप आईएएस की आरएस की तैयारी करोगे तब भी राजस्थान में आपके उतना ही मैटर पढ़ना पड़ता है, और उसी मैटर को जब आपके रिट या जो आपके छोटे एग्जाम होते हैं उनका जब एग्जाम होता है तो उसी बुक को आपके इसमें कन्वर्ट करके आपको दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको गहराई से मैटर नहीं बढ़ना, आपको एग्जाम के हिसाब से आपको उसके लेवल के अनुसार आपको अध्ययन करना है। तो देखते हैं किस जिले में गोगा मेडी मेला लगता है। तो आपको गोगा जी से संबंधित या लोक देवता से संबंधित आपको ये क्वेश्चन पूरा करना है। तो मैं आपको नियम मुख्य करा देता हूं इसके आसपास से, बाकी आपको मैं और जगह दे दूंगा। जैसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के पंचपीर कौन से हैं, क्योंकि आपके पूछा जाता है कि इनमें से कौन से राजस्थान के पंचपीर नहीं है। तो आपको देखना है गोपाराम है, गोपाराम से ग से गोगाजी, प से पाबू, र से रामदेव, म से मेहा और ह से हड़बूजी, यानी कि गोपाराम है। गोपाराम के एक एक अक्षर से 5 लोक देवता बन गए, और इससे आपको याद रह जाएगा कि पंचवीर कौन से हैं। इसी तरह अब गोगाजी को आपको क्या क्या याद रखना है। देखो गोगाजी में ग है, गोरखनाथ में ग है, गजनवी में ग है, गोगा बप्पा गोड़ी में भी ग है, यानी कि चारों में ग है। तो गोरखनाथ इनके गुरु थे, गोगाजी की गजनवी से युद्ध हुआ, और गोगाजी इनकी गोड़ी का नाम था गोगा बप्पा गोड़ी। ठीक है, अब आपके पूछा जाता है, जैसे आपको कंफ्यूज यहाँ पर होता है आपके कि इनका जहां पर जो सिर था कहां पर गिरा था, तो लड़ते हुए इनका सिर गिरा था शीर्ष मेडी, और शीर्ष मेडी कहां पर है, चूरू में। तो आपको इनको कैसे याद करना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो याद किया और कल भूल जाएंगे। इनको याद करने के लिए मैंने यही काम किया है कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन के सामने, क्योंकि आपकी व्याख्या तो आपको सब जगह मिल जाएगी, क्वेश्चनों के आसपास की व्याख्या सब जगह मिल जाएगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अस्तलिखित यानी लिखित रूप में मैंने पूरे लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि आपको किस तरह से याद करना है। यही मेरी खासियत है कि मैं इस तरह से पढ़ता हूं और आपको भी इसी तरह से समझाता हूं, और मैं कोशिश करूंगा जो आपके क्वेश्चन बना रहा हूं उसमें पूरे के पूरे इस तरह से लिखे हैं जिस तरह से सेकंड ग्रेड में लिखे हुए थे। तो सिर कहां पर गिरा था, शीर्ष मेडी में, और शीर्ष मेडी कहां पर है, चूरू में। तीनों में स की आवाज है, और स से क्या बनता है, सी, यानी कि अंग्रेजी का सी, यानी कि सिर से स, सी, शीर्ष मेडी से सी, चूरू से सी, यानी कि तीनों में सी की आवाज है। तो तीनों कहां पर है, इस तरह से आप इनको संबंधित कर सकते हैं कि सिर कहां पर गड़ा है, शीर्ष मेडी में, शीर्ष मेडी कहां पर है, चूरू में। इसी तरह दड़ कहां पर गिरा था, दूर मेडी में, और कहां पर है, हनुमानगढ़ में, यानी कि हनुमानगढ़ आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि गोगा मेडी कहां पर मेला कहां लगता है, तो हनुमानगढ़ में। गंगानगर से इनका बिल्कुल भी संबंध नहीं था, अगर गंगानगर आपके आए तो उसको बिल्कुल क्रॉस कर देना। अब देखिए पापू जी को भी आपको देखना है, क्योंकि पापू जी बार बार पूछे जाते हैं। तो पापू जी में जिस तरह से आपने ग ध्यान रखे, उसी तरह इसमें पापू जी में आपको क ध्यान रखना है। इसको पहले भी मैं समझा चुका हूं सेकंड ग्रेड वालों को, आपको फिर समझना है कि पापू जी में क है। जैसे क में कोल्लू गांव में क, कुलमदेव में क, कमलादेव में क, केसरम कालमी में क, यानी कि इसमें क है। कोल्लू गांव में इनका जन्म हुआ, कुलमदेव इनकी पत्नी थी, कमलादेव इनकी माता थी, केसर कालमी इनकी गोड़ी थी। अब इसी तरह इन दोनों में, यानी कि मैंने प्रत्येक लोक देवताओं को आसानी से बिल्कुल आपको समझा रखा है ताकि आपका कम से कम समय लगे।
जिस तरह से आपको 4-5 घंटे 500 क्वेश्चनों को पढ़ने में लगे, तो अब आपको 1000 प्रश्नों को पढ़ने में लगभग आपको 8 से 9 घंटे ही लगेंगे। और 8 से 900 घंटे में आपका तैयारी बिल्कुल, अगर आपने पहले भी नहीं की है तो एक बार आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि इस बार मेरा एग्जाम करे को कोई रोक नहीं सकता। इसी मैंने कोशिश की है। अर्जन सर्जन इनके जो चचेरे भाई थे जो युद्ध में शहीद हो गए थे, किससे संबंधित है? गोगा जी से, अर्जन सर्जन। और पापू जी के जो चांदा और डेरा, यानी कि चांदा और डेरा का संबंध किससे? पापू जी से। अर्जन सर्जन का संबंध किससे? गोगा जी से। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला ये तो हुआ, यानी कि बहुत से हैं, लेकिन मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आपको याद करने हैं क्वेश्चन आसपास के, और यहाँ से पूरे क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसी तरह देखिए, खेजड़ी आंदोलन में बलिदान किसका हुआ? अब खेजड़ी आंदोलन में बलिदान किसका हुआ, ये तो आपको सबको पता है, अमृता देवी का हुआ था। लेकिन इससे आसपास से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखिए कौन सा, जिसे आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का पहला जीव रक्षार्थ, यानी कि जीव की रक्षा के लिए पहला बलिदान कहां पर हुआ था? तो जीव रक्षा के लिए, यानी कि पेड़ों की रक्षा के लिए तो खेजड़ी में हुआ था, लेकिन जीवों की रक्षा के लिए पहला बलिदान कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था जोधपुर में। कब हुआ था? 1604 में जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में 1604 में हुआ था। और कौन से गांव में हुआ था? रामसड़ी गांव में हुआ था। यहाँ पर कर्मा और गोरा नामक व्यक्तियों ने बलिदान किया था। तो आपके ये भी आ सकता है कि रामसड़ी गांव क्यों प्रसिद्ध है, या फिर आपके कर्मा और गोरा क्यों प्रसिद्ध है, या फिर इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। इसी तरह पहला वन संरक्षण योजना किस रियासत के द्वारा बनाई गई? इसी तरह जोधपुर ने यही बनाई, यानी कि जोधपुर में दोनों काम हुए, और जोधपुर रियासत में ये खेजड़ी आंदोलन आता है। तो पूरे काम जो खेजड़ी जोधपुर में हुए, क्योंकि जोधपुर में पेड़ पौधे और जीव जंतु मरुस्थल होने के कारण कम पाए जाते हैं। कम पाए जाने के कारण वहां पर जीवों को और नजीवों को बहुत महत्व दिया गया। पहला वन संरक्षण योजना कहां बनाई गई? जोधपुर में 1910 में। इस तरह से आपको याद रखना है। अब आपके राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक सब दिए हुए हैं, तो मैंने सबको कोशिश की है कि पूरे को ऐसे ही आपको कंप्लीट कराऊं, ताकि आपकी तैयारी सुचारू हो सके। क्योंकि आप क्या करते हैं कि अधिक से अधिक डीपली आपको नहीं जाना, डीपली जानने के चक्कर में आपके सिंपल प्रश्न गलत हो जाएंगे, और गलत हो जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको ये एक ध्यान बात रखनी है कि आपके सिंपल प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। वो इस तरह से याद होना चाहिए आपको कि आपकी गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहे। जैसे राष्ट्रीय मरुद्यान, यानी किसी से इसी से संबंधित पढ़ रहे हैं, मैंने इसमें लिख दिया अमृता देवी के होने से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि उसी क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। और गोडाउन किस में मिलता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, यहाँ पर ही गोडाउन पाया जाता है। और एक सोरसन जो बारां जिले में सोरसन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय मरु उद्यान, इन दोनों में ही गोडाउन पक्षी मिलता है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना 1981 में हुई, और इसमें मिलने वाले गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा भी कब दिया गया? 1981 में दिया गया। यानी कि दोनों से संबंधित कर दिया। तो इस तरह से आप क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना 1981 में हुई, और इसमें मिलने वाले पक्षी को, गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 1981 में। इसी तरह 1983 में आपको पता है, 1983 में दो चीजों को, यानी कि खेजड़ी को और रोयडा को भी दर्जा दिया गया था। इसी तरह आप देखोगे 1949-50 में वन विभाग की स्थापना हुई राजस्थान में। उस समय वन विभाग की स्थापना हुई तो उस समय राज्य में लगभग 13% वन थे, यानी कि उस समय ज्यादा वन थे, और अभी क्या है? कम है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कथन में कि उस समय कम थे कि ज्यादा थे? तो उस समय कम थे, वर्तमान में कम हो गए, लेकिन अब वापस धीरे धीरे वनों में वृद्धि होती जा रही है। इसी तरह 1953 में राजस्थान का पहला वन अधिनियम पारित किया गया, और उस समय यानी कि 13 वन मंडल थे। यानी कि देखो आज इसमें 13% 3 है, 53 में भी 3 है, और 13 में भी 3 है। तीनों में इस तरह से आप सम्मिलित कर सकते हैं। 1953 13, यानी कि 13% वन थे उस समय, और 53 में पहला वन अधिनियम पारित हुआ, और 13 वन मंडल है। अब आपको एक बात वो ध्यान रखनी है कि बीकानेर जिला ऐसा संभाग जिला है, संभाग 7 संभाग है। 7 संभागों में बीकानेर संभाग ऐसा संभाग है जहां पर कोई नदी नहीं है, और साथ ही कोई भी वन मंडल भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको ये संबंधित करना है। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब ये अगले क्वेश्चन है, जैसे मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? 2-3 क्वेश्चन रहे, उनको मैंने दूसरे वीडियो में समेट दिया है, तो उसमें आपको सब समझा दूंगा किस तरह से आपको करना है। बाकी मैं 1000 प्रश्न बना रहा हूं, उसमें मैं हस्तलिखित आंतों से लिख रहा हूं।
जिस तरह से सेकंड ग्रेड में आपके लिए 500% लिखे, इस बार मैं 1000% लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके सेकंड ग्रेड में जब 500% लिखे थे उस समय आपके एग्जाम के 4 से 5 दिन ही बाकी थे, लेकिन अभी आपको 1 माह पहले ही आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, इसलिए आप 1000 प्रश्नों को कम से कम 8 से 10 घंटे में पूरा कर पाओगे, आराम से कर लोगे, यानी कम से कम आप 4-5 बार रिवीजन आराम से कर सकते हो इनका। इसमें मैंने 80% पत्र के जितने आए उनको दे दिया, वरिष्ठ अध्यापक में जितने आए जितने दे दिए, मेरे नोट्स उसमें दे दिए, आपके उसमें मनोविज्ञान, शैक्षणिक, सूचना तकनीक सब दे दिया, यानी कि मैंने जितने भरपूर थे वो आपको आसपास छपने वाले जितने प्रश्न थे बिल्कुल याद कराने के तरीके से मैंने आर्वी मानुषी स्टडी ऐप में उसमें अपलोड कर दूंगा 2-4 दिन में। अभी उसमें काम चल रहा है, कुछ बाकी अंतिम समय में कुछ जो एडिटिंग है जो देख रहे हैं उसमें कोई गलती तो है नहीं, वो काम चल रहा है और जैसे ही वो कम संपूर्ण होगा उसमें पूरा संपूर्ण उसको कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, देन आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी रिट का एग्ज़ाम अब होने ही वाला है और हमें ये भी पता है कि आप सभी ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है और हम जो पढ़ाएंगे वो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपका एक बार या अनेक बार रिवीजन हो ताकि आपकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके कंफ्यूज में गलत ना हो। देखो, आपके शैक्षिक नवाचार जुड़े हैं और कोरोना के समय राजस्थान सरकार को बहुत से नवाचार करने के मौके मिले, तो आपके कोरोना के समय जितने भी नवाचार हुए हैं उनको मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा और आपके फर्स्ट ग्रेड हो या वनपाल हो उसमें आपके नवाचार से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। मैं 2-4 क्वेश्चन ले रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड में, बाकी 8-10 क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पर। तो आपके जैसे क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर कि राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है। पहले तो कोरोना के समय लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए सरकार को चिंता हुई। दूसरी तरफ शिक्षकों की गुणवत्ता की वृद्धि करने के लिए उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई, तो इसके लिए सरकार ने 2 उपाय किए। नंबर 1 था दीक्षा पोर्टल बनाया, दीक्षा ऐप बनाया, जिसके माध्यम से बच्चों को यानी कि इस्माइल जैसे बोल सकते हैं, राजस्थान सरकार में इस्माइल प्रोग्राम चलाया बच्चों की शिक्षा के लिए। दूसरी तरफ शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना के समय, शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको ऑनलाइन ही ट्रेनिंग देने के लिए निष्ठा का प्रोग्राम चलाया गया, यानी कि निष्ठा था शिक्षकों के लिए और इस्माइल था बच्चों के लिए, यानी कि दोनों के लिए ही इसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो ये चीज़ आपको जरूर देखनी है। अब पहली बात तो ये था कि जो क्वेश्चन पूछा गया था राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का क्या अर्थ है। बहुत सी बार कंफ्यूज होते हैं कि दीक्षा क्या है और राइज दीक्षा क्या है, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों ही एक ही है। केवल अंतर यह है कि ये राज्य का, राजस्थान का, जैसे समझिए यहाँ पर जैसे दीक्षा और दीक्षा राइज में क्या अंतर है। दीक्षा है, दीक्षा जैसे आपके मान सकते हैं, जैसे हमारा ऐप है आर्वी मानुषी स्टडी ऐप जो प्ले स्टोर पर है वो ऐप है, लेकिन जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट भी है, जैसे गूगल पे जाते हो आप वेबसाइट सर्च करते हो तो वो वेबसाइट भी है, यानी कि दीक्षा जो है वो दीक्षा ऐप भी है, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हो और वो आप वहाँ से कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक की जितने पाठ्य पुस्तकें हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर है आप वहाँ पर देख सकते हो NCERT के। तो ये वहाँ पर एक, और जो दीक्षा राइज है वो राजस्थान का है, इसमें केवल वेबसाइट ही है, इस पे आप गूगल पे ही खोल सकते हो, इस पे प्ले स्टोर पे कोई इसका ऐप नहीं है। एक अंतर तो ये है, ये भारत का है, राजस्थान का है। इसकी शुरुआत पहले दीक्षा की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2017 को। 5 सितंबर को इसलिए क्योंकि 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस कारण 5 सितंबर को आपको ध्यान रखना कि 5 सितंबर 2017 को दीक्षा की शुरुआत हो गई थी कोरोना से पहले ही, और दीक्षा राइज की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 2018 में की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके नारे भी यानी कि आदर्श वाक्य क्या है, जैसे दीक्षा का है हमारे शिक्षक हमारे नायक, और राइज दीक्षा का अर्थ है, मतलब जो नारा है वाक्य है एक राज्य एक प्लेटफॉर्म, यानी कि इसका है हमारे शिक्षक हमारे नायक, और दीक्षा राइज का राजस्थान का है एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि आपकी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर पूछने की संभावना है कि राइज का पूर्ण रूप क्या है।
तो केवल आपको यहाँ पर ही ध्यान देना है एजुकेटर्स पे। आप सभी को पता होगा क्योंकि आपने बहुत से टेस्ट दे लिए होंगे, क्योंकि आप सभी को कंटेस्ट याद भी हो गया होगा कि एजुकेटर्स ही है, एजुकेशन नहीं है। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स इसका पूरा नाम है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, राजस्थान सरकार ने स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके भी सिंपली पूछेंगे। तो स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 13 अप्रैल 2020 को। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 13 अप्रैल 2020 को ही स्माइल का प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। अगर स्माइल की बात करें, स्माइल के 3 चरण थे, 3 चरणों की शुरुआत की गई। 3 चरणों में आपको ध्यान रखना है क्या क्या किया गया। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले स्माइल का पूरा हिंदी में नाम क्या है, क्योंकि इंग्लिश में तो आप सभी को याद होगा, लेकिन इंग्लिश में भी हिंदी में भी आपको याद होना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बढ़ाना, यानी कि सोशल मीडिया, यानी कि जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप हो गया, यानी कि स्माइल के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया गया और व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस पर सामग्री भेजी गई। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप का इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। अनेक अभिभावक ऐसे थे जिनको व्हाट्सएप चलाने के लिए स्मार्टफोन खरीदने पड़े, क्योंकि हम भी गए थे, हमने भी बहुत काम किया था स्माइल पे। स्माइल हुआ या फिर SIQ हुआ या फिर जो भी बहुत से चलाए थे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम की सक्रियता को बढ़ाना, स्माइल का पूरा हिंदी में नाम है। अब आपको 3 चरण है इसके, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। प्रथम चरण में 13 अप्रैल 2020 को हुआ, लॉकडाउन लगने के बाद में इसमें 2 ग्रुप बनाए गए, क्योंकि बच्चों को दूर रखा गया इसमें, क्योंकि अभिभावक और शिक्षकों के पास ही मोबाइल थे। तो अभिभावकों और शिक्षकों के पास ही मोबाइल थे, तो इस कारण बच्चों के पास मोबाइल नहीं हो सकते थे। इस कारण क्या किया कि 2 ही ग्रुप बनाए, यानी कि प्रथम चरण में केवल कितने ग्रुप बनाए? 2 ही ग्रुप बनाए, शिक्षकों का और अभिभावकों का, ताकि शिक्षक अभिभावकों के पास सामग्री भेज सके। इसका नाम था रोज सुबह 9 बजे हर घर घंटी बजे। इसका थीम थी कि हर रोज सुबह 9 बजे हर घर घंटी बजे, और 2 ग्रुप बनाए गए, शिक्षकों का, अभिभावकों का। उसके बाद में फिर विचार आया क्यों ना, अभिभावक तो कहीं बाहर रहते होंगे, उनके पास मोबाइल रहता होगा। तो फिर दूसरे चरण में ये कहा गया कि आओ, इसका 2 नवंबर 2020 को इसका हुआ, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि 2 नवंबर 2020 को इसमें इसका थीम था आओ घर में सीखे कार्यक्रम, आओ घर में सीखे कार्यक्रम। अब इसमें क्या था कि इसमें प्रत्येक कक्षा के लिए व्हाट्सएप पर एक अलग ग्रुप बनाया गया। किसमें? इसमें अलग कक्षा के लिए अलग ग्रुप बनाया गया। और उसके बाद में अब कोरोना थोड़ा कम होने लगा, तो कम होने के बाद में भी सरकार ने एक अलग चरण स्टार्ट किया। तीसरा चरण 21 जून 2021 को आओ घर में सीखे 2.0, यानी कि स्माइल 2, स्माइल 3 भी बोल सकते हैं अपन इन ग्रुप इनको। तो आओ घर में सीखे 2.0, ये सब आपको पता होगा। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद करनी है कि इसी तीसरे चरण में अनेक प्रोग्राम इसमें स्थापित किए गए। जैसे मिशन समर्थ क्या है, शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा वाणी क्या है, हवा महल क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी बहुत सी सामग्री जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपने पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इन चीज़ों को भी आपको याद होना चाहिए, आपको रिवीजन होना चाहिए। जैसे दर्शन, दर्शन यानी कि देखना, यानी कि बच्चे कहाँ देखेंगे? टीवी पे देखेंगे, यानी कि देख सकते हैं। दर्शन से देखना, यानी कि दर्शन करना। दर्शन किससे करेंगे? आंखों से करेंगे। तो दर्शन का मतलब शिक्षा दर्शन, यानी कि देख टीवी पर, यानी कि शिक्षा दर्शन था टीवी पर देखने के लिए DD राजस्थान पर टेलीविजन पर ये कार्यक्रम प्रसारित किया गया। उसी बात शिक्षा वाणी, वाणी यानी कि सुनना, यानी कि बच्चे सुनेंगे, इसके लिए रेडियो यानी कि आकाशवाणी पर ये प्रसारित किया गया। यानी कि शिक्षा दर्शन तो था DD राजस्थान से टीवी के लिए, और शिक्षा वाणी थी रेडियो के लिए सुनने के लिए। और मिशन समर्थ, मिशन समर्थ था कि जो ऐसे विकलांग असमर्थ बच्चों के लिए ये प्रोग्राम शामिल मतलब शुरू किया गया। इस तरह से आपको इन तीनों को ध्यान रखना है। इसके बाद में हवा महल। अब हवा महल भी आपको सभी को पता होगा हवा महल क्या था। हवा महल से आप जानते हो कि हवा महल का दूसरा नाम बच्चों का झरोका भी है। जैसे आप जानते हो हवा महल में बहुत से झरोके हैं, बहुत सी खिड़कियां हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि हवा महल में बहुत सी खिड़कियां हैं, तो हवा महल क्या है? बच्चों का झरोका, इसका दूसरा नाम है। और हवा महल यानी कि ह से हनुमान, यानी हनुमान जी का जो वार होता है मंगलवार और शनिवार में माना जाता है। तो ये हवा महल कार्यक्रम सप्ताह में एक दिन शनिवार को ही जो बच्चों के ग्रुप पे भेजा जाता था। उस समय शनिवार को, यानी कि शनिवार को जब ये हवा महल जब भेजा जाता था, तब स्माइल की सामग्री उसमें नहीं भेजी जाती थी। यानी कि स्माइल की सामग्री केवल सप्ताह में 5 दिन ही भेजी जाती थी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को। और शनिवार को और रविवार को छुट्टी होती थी। शनिवार को केवल हवा महल का कार्यक्रम होता था स्माइल पे। उसके बाद में रविवार को कौन सा भी कार्यक्रम नहीं भेजा जाता
था, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से 5 दिन तो इस्माइल का और 1 दिन हवा महल का, ये ध्यान रखना है। इसी तरह आपके पूछा जाता है कि SIQU क्या है। SIQU क्या है? ये शिक्षकों के लिए, यानी कि जो प्राइमरी बच्चे थे उनके लिए ये शुरू किया गया। ये 2015-16 में शुरू किया गया। इसमें 3 थे, यानी कि SIQU में 3 थे। जैसे कौन कौन सा था? CCE, ABL, CCP। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। इनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, सतत व्यापक मूल्यांकन, यानी कि बच्चों का सतत व्यापक मूल्यांकन करने के लिए। इसी तरह गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि आप मनोविज्ञान पढ़ते हो, किंडरगार्टन विधियां, यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए। उसी तरह बाल केंद्रीय शिक्षा, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन, गतिविधि आधारित शिक्षण और बाल केंद्रीय शिक्षा के लिए SIQU शुरू किया गया। पहले अध्यापक केंद्रित, कक्षा केंद्रित शिक्षा थी, तो अब इसके माध्यम से बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इस तरह से आपकी योजनाएं हैं। इसी तरह आपको पूछा गया राजस्थान में वर्तमान में डाइट कितनी है, तो वर्तमान में 33 जिलों में 33 डाइट है। डाइट का मतलब होता है जैसे प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी जो कार्यालय होता है, उसी तरह डाइट होता है। डाइट के माध्यम से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जैसे STC, BEd की जो परीक्षाएं होती है या शिक्षकों की जो ट्रेनिंग होती है, वो काम करता है। डाइट एक तरह से मान सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के बराबर ही इसका पद होता है। इसमें एक प्रधानाचार्य इसका जो हेड होता है। इसी तरह राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की? तो 2005 में इसकी स्थापना की थी। तो ये आपको बताने का उद्देश्य था। बाकी आपके अब YouTube पर रोज ही वीडियो आएंगे। पिछले कुछ दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ पाए थे, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके आने वाले 5 से 10 दिन में आपका पूरा वीडियो के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करा दो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।